हाँ तो विद्यार्थियों, आज दोपहर 1:30 के टाइम पर केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें 2 अंक वाले कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 अंक वाले कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ 4 अंक वाले और इसके साथ साथ 5 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी के सभी अंकों वाले जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका यहाँ पर आज हम पीडीएफ के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अब आपको कोई सी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी, क्योंकि केवल इस वीडियो मात्र से मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर में आपके पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। पर शर्त आपकी यह रहेगी कि आपने अगर क्वेश्चन पहले से ही याद करे तो अच्छी बात है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आपने याद नहीं किए रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन के आंसर भी आप याद कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका होने वाला है। तो सबसे पहले हम 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और तापक्रम एसआई केल्विन होता है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले पेपर की बदलाव की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आ सकता है। आपका रासायनिक संयोग के नियम आपको बताना है। द्रव्य के संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गेलुसाक का नियम, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो नियम क्या है? तो यहाँ पर आवोगाद्रो नियम के अनुसार सामान्य ताप दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणु की संख्या समान होती है। ठीक है, ये आ गया। मोल संकल्पना वाला क्वेश्चन देख लो। मोल संकल्पना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो चौथा वाला प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर, यह आपको पेपर में आएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष आपको बताना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु स्थिर होगा, जबकि वास्तव में नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं करना आपको। क्वांटम अंक से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य क्वांटम अंक, द्विगंशी क्वांटम अंक, चुंबकीय क्वांटम अंक, चक्रण क्वांटम अंक। अब देख सकते हैं छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अणु केवल विभक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित करते हैं, ना कि अवनत रूप से किसी जैसा पूर्व माना जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में ऊर्जा की जो मात्रा इस प्रक्रिया में भाग लेती है उसे क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो पेपर जो मैं इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह आज के पेपर में तो आपको 100% रखे मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो फाइनल पेपर है उसमें भी आपको रखे मिलेंगे, इस बात की मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ। अब 7वां इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं, विद्युत ऋणता क्या होती है? या एक अणु में या एक सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, 8वां देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को समझाना है। किसी परमाणु की मुक्त अवस्था में उसके नाभिक से भातम कक्ष की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसका मापन संभव नहीं है, अतः अणु के अंदर इसे नापा जाता है। अतः यह सहसंयोजक त्रिज्या, वंडर वाल्स त्रिज्या आदि कहलाती है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हो, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो सामान्यतः इसके मान बाएं से दाएं चलने पर वृद्धि होती है। ठीक है, और वीई की बी और एनओ की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, अब देख सकते हो 10वां, क्या सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? देखो, किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु में एकल बंध से बंधित 2 परमाणुओं के बीच की दूरी आधा मान उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, आपको बताना है। इसको याद कर लें आप। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और अपनी कॉपी में इसका आंसर नोट कर लें। विकर्ण संबंध क्या है? लघु आवर्त में तृतीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी वर्ग आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है? इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, जिसका कारण है कि परमाणु के कक्ष संख्याएं वृद्धि व आवरण में वृद्धि है। यह दोनों प्रभाव नाभिकीय आवेश में वृद्धि पर भारी पड़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या है? परिरक्षण प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या फाइनल के लिए भी है। तो ठीक है, अभी की परीक्षा को देखते हुए तो है ही। परिरक्षण प्रभाव, नाभिक और भाग कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक को छिपा लेते हैं। इससे नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। नाभिकीय आवेश द्वारा आकर्षण बल कम होना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
अब यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता दूं। सिग्मा बंध क्या है? सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है, कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बंध क्या है? सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है, कारण बताना है। कक्षकों के समान अतिव्यापन से बने कक्षकों के समक्ष अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा ठीक है, सिग्मा बंध में ऑर्बिटल के समक्ष अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर अधिक होता है। अब ठीक है, 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लो। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो? यहाँ पर दर्शाया हुआ है किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर आवेश की मात्रा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अनुनाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यौगिक के अणु की रासायनिक आवंधन द्वारा निर्धारित संरचना उसके सभी गुणों को स्पष्ट करती है। जब यौगिक के गुणों को स्पष्ट करने के लिए अनेक संरचनाओं की परिकल्पना करते हैं तो यौगिक का यह लक्षण अनुनाद और उसकी वास्तविक संरचना अनुनाद संकर कहलाती है। काल्पनिक संरचनाएं के केनोनिकल रूप कहलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, जल के आवंत कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो ये आपको ये पूरा दिया गया है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19वें नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लवण जल अपघटन से आप क्या समझते हैं? किसी लवण का जल द्वारा मूल अवयवों में विभक्त होना लवण जल अपघटन कहलाता है। इसमें एक अवयव दुर्बल होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा समीकरण देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ है ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं 22वें नंबर का, लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? ऐसे अणु आयन मूलक जो रासायनिक अभिक्रिया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म विधान करके उपसंयोजी बंध बनाते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार कहलाता है। देख सकते हो H यहाँ पर O फिर R, ये पूरा ये दर्शाया हुआ है फॉर्मूले वगैरह आपको। हम देख सकते हो 23वें नंबर का प्रश्न, लुईस अम्ल क्या है? ऐसे अणु आयन मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है लुईस अम्ल कहलाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा उदाहरण दिए हुए दर्शाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो आएगा ही। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यदि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हों तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 25वें नंबर का स्थायी समावयवी के 2 उदाहरण तो ये यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने की विधि समझाना है। तो ये यहाँ पे जो पूरी जो विधि आपको दर्शाई हुई है इसको याद कर सकते हैं। क्या लिखा है? नमक जल में विलेय है तब जबकि नेफ्थलीन अविलेय है। मिश्रण को जल में घोलने पर नमक विलेय हो जाता है, जबकि छानकर नेफ्थलीन को पृथक करते हैं तो विलयन को वाष्पित कर नमक प्राप्त होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह को समझाना है। कार्बोनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो कार्बनिक गुणों को दर्शाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो आगे का क्वेश्चन है आपको, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोन्यूमेरिक प्रभाव क्या है? तो यह प्रभाव स्थायी है या अस्थायी है? ठीक है, यह स्वयं उत्पन्न होता है या स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक को उपस्थित में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब 3 अंक वाले जो पूछे जाने वाले प्रश्न में आपको बताता हूँ, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं? 3 अंक में आता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे संयुग्मी अम्ल अणु या यौगिक ग्रहण करने के बाद जो संयुग्मी अम्ल होता है। ठीक है, इसको देख लो आप 3 अंक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, विलेयता गुणनफल से आप क्या समझते हो? विलेयता और विलेयता गुणनफल में आपको संबंध बताना है। ठीक है, ये आप याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लुईस अम्ल लुईस क्षारों में आपको यहाँ पर ये वर्गीकृत करना है, दर्शाया हुआ है। अब ठीक है, आगे चलो आप, तो यहाँ पर संयोजकता और 3 नंबर वाला है क्वेश्चन, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में 3 अंतर, तो ये आपके अंतर आपको याद करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं संयोजकता हो गया, लवण सेतु क्या है? ये 3 नंबर में आता है और इसके 2 कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर लवण सेतु हो गया। मेसोमेरिक प्रभाव भी 3 अंक में आता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मेसोमेरिक इस बार आ सकता है ये आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में और फाइनल में भी, दोनों में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको बताना है, इसको याद कर लो जल्द से जल्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके 4 अंक वाले जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो आप देख लो। मार्कोनिकॉफ का नियम, किसका? मार्कोनिकॉफ का नियम। उदाहरण देगा समझाइए। मार्कोनिकॉफ का नियम प्रोपीन पर HBr के योग को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल आपको समीकरण देना है। ये अभिक्रियाएं देख सकते हो, इन पे आपको समीकरण देना है। ठीक है, ये देख सकते हो समीकरण दर्शाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि इस बार आपको पेपर में पक्का रखा मिलने वाला है, तो इसको आप तो याद कर लें। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के कार्बन अभिकर्मक मिलाने में बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक बनते हैं। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हैं पूरी यह दर्शाई हुई है। ठीक है, अब आगे चलते तो यहाँ पर एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये दर्शाया यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एथेन में समरूपण समवयवता को समझाना है। समरूपण किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, समरूपण है किसी अणु के परमाणुओं की त्रिविम में भाव व्यवस्था जो एकल बंध के घूर्णन उत्पन्न करती है, समरूपण कहलाती है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको आगे का प्रश्न जो कि आपको पेपर में आने वाला है। ठीक है, क्या है? बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रीकरण और हेलोजनीकरण। बेंजीन की आपको निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाना है। ठीक है, ये पूरा आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों हेलोजनीकरण भी यहाँ पे आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, इतना। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं तो आपको बताऊं अगला प्रश्न कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिलीन से एथेनॉल, प्रोपीन से दो ब्रोमोप्रोपन, एथिलीन से पॉलीथीन और सोडियम बेंजोएट से बेंजीन। तो यहाँ पे पूरा दर्शाया हुआ है, देख सकते हो आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5 अंक वाले तो आते नहीं हैं आपके, तो अगर आप देख सकते हो 5 अंक वाला भी इसमें दर्शाया हुआ है जो कि आने वाला है। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें, पाउली का अपवर्जन का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। तो ये 5 अंक के लिए लास्ट में आपको ये रखा मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं 100%। ठीक है, तो या तो आप पक्का याद करके जाएं डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति। ठीक है, इसको ठीक तरह से याद कर लें। अब यहाँ पर देख लो हुंड का नियम लिखिए, एक उदाहरण भी आपको देना है। तो हुंड का नियम ये आपको याद करके आना है। ठीक है, हुंड का नियम। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे चलते तो बोर की परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रेखिक स्पेक्ट्रम को समझाना है। तो रेखिक स्पेक्ट्रम वाला भी याद कर लो, आप देख लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ-बाउ का नियम सिद्धांत, उदाहरण सही समझाना है। तो ऑफ-बाउ का नियम भी आप याद कर लें। ठीक है, ये हो गया अपना ऑफ-बाउ का नियम। नेक्स्ट परमाणु और आयन में आपको अंतर बताना है। तो ये अंतर यहाँ पे आपको दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कक्ष और कक्षक में अंतर तो आपको याद ही होंगे, आशा करते हैं कि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कक्ष कक्षक हो गया। अब अपन आगे देखते हैं तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है बताना है। तो क्वांटम संख्या पहले होती है मुख्य क्वांटम, द्विघांसी क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है तो 35 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये वाला जो इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है इसको याद कर लेना। ठीक है, अब बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए। ये फिर भी क्या है, आ जाता है 5 नंबर में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बोर वाला। ठीक है, इसको भी आप ढंग से याद कर ले, 5 अंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये पूरा दर्शाया होगा आपको कुछ इस तरह से आंकड़ों के माध्यम से यहाँ पर ये बोर की त्रिज्या निकालना होगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये पूरे अब जो 5 अंक की जो प्रश्न है वह ख़त्म हो चुके हैं। अब जो पूरी पेपर की मैंने आपकी PDF फाइल जो तैयार की है वह कैसे आपको अपने मोबाइल की मदद से डाउनलोड करना होगी। तो कुछ नहीं, पूरे जो पेपर है आपको मिल जाएगा। बस केवल क्या है, कीवर्ड सर्च करना है, क्लास 11 केमिस्ट्री हाफ-ईयरली पेपर हिमालय से। पूरा ये कीवर्ड आप गूगल पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहले वाले आपको आर्टिकल पर क्लिक नहीं करना है, दूसरे वाले पर क्लिक करना है जिस पर लिखा मिलेगा MP बोर्ड 11th केमिस्ट्री हाफ-ईयरली एग्जाम पेपर, इसी पर क्लिक कर दो। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हो लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा पहले ही। तो यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते PDF डाउनलोड कर लोगे।